हेलो स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का वीडियो नंबर 10, जिसमें हम मेंडल की आनुवंशिकता के नियम से विचलन पढ़ रहे थे। सच में हम घातकता हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। घातकता में मैंने आपको बताया था कि वे जीन जो कि न केवल बाह्य लक्षण को नियंत्रित करने के साथ साथ जीवन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं, ऐसे जीन घातक जीन कहलाते हैं तथा ये गुण घातकता कहलाता है। मेंडल के 20 संयोजन के नियम जो है उससे विचलन प्रदर्शित करता है। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया था चूहे के लोम चर्म का, जिसमें वाई जो जीन होता है वो प्रभावी जीन होता है जो पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और जो येलो जीन होता है भूरे रंग के लिए उत्तरदायी जीन जो होता है वो स्मॉल वाई होता है। तथा जो अनुपात प्राप्त होता है इसका वो 1:2:1 प्राप्त ना होकर 2:1 प्राप्त होता है, क्योंकि जब कैपिटल वाई प्रभावी अवस्था में प्राप्त होते हैं तो जो चूहे होते हैं वो मृत हो जाते हैं, यानी समयुग्मनजी अवस्था में वाई जीन जो होता है वो रखने वाले जो जीन होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तथा इसलिए अनुपात जो होता है वो विषम युग्मनजी पीले तथा समयुग्मनजी भूरे जो है उनका ही प्राप्त होता है। अतः ये गुण जो है वो घातकता कहलाता है। इसके अलावा हमने जो दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता में हमने पढ़ा था कि एक जीन जो है वो एक से अधिक लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। वैसे अधिकतर एक जीन एक लक्षण को, लेकिन कभी कभी एक जीन एक से अधिक लक्षणों पर भी नियंत्रित करते हैं, जिसमें मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। एक जो है सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण मैंने आपको दिया था कि सिकल सेल एनीमिया जो है उसका जीन जो होता है वो एक अप्रभावी जीन द्वारा होता है, ये जिसमें समयुग्मनजी अवस्था में जो जीव है उसकी बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी जो आरबीसी होती है वो हंसियाकार हो जाती हैं। तथा विषम युग्मनजी अवस्था में 50% हंसियाकार तथा 50% सामान्य होती है, तो वो रोगवाहक होते हैं। और जो जिनके जैसे अफ्रीका जो है उनके अंदर यह रोग बहुत कम देखने को वहाँ पर मलेरिया रोग सिकल सेल एनीमिया वाले जो रोगी होते हैं उनके अंदर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मलेरिया रोग का रोगाणु प्लाज्मोडियम आरबीसी को प्रभावित करता है, आरबीसी को संक्रमित करता है, लेकिन आरबीसी को संक्रमित करता है। और आरबीसी जो होती है वो अगर हंसियाकार हो जाती हैं तो उसके अंदर इनका संवर्धन नहीं हो पाता है। इस कारण जो अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनके अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग जो है उसके लक्षण नहीं देखने को मिलते। तो ये बच्चों हमने लास्ट या प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति। बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति से तात्पर्य है कि जब एक लक्षण को बहुजीन या मात्रात्मक वंशागति से तात्पर्य है कि एक लक्षण को यदि एक से अधिक जीन नियंत्रित करे तो उसे हम बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, यदि एक लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित करे तो उसे बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण पढ़ते हैं त्वचा के रंग का। मानव की जो त्वचा के रंग है उसमें आपको बहुत सारे जो है प्रभेद देखने को मिलते हैं, और उसके लिए जो है बहुजीनी जो है वो उत्तरदायी होते हैं, और ये जो गुण है वो बहुजीनी वंशागति कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R2, कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, ये लाल रंग के लिए उत्तरदायी लक्षण होता है। तथा स्मॉल R1, स्मॉल R1, R2, R2 ये सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी होता है त्वचा के। जब इनमें क्रॉस होता है या संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में R1, कैपिटल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2 और स्मॉल R2 प्राप्त होते हैं। अब इनके अंदर जब पुनः संकरण कराया जाता है और F2 पीढ़ी प्राप्त करी जाती है तो इसमें 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। देखिए कौन कौन से, कैपिटल R1, कैपिटल R2, एक बार
R1 को कॉमन लेके हुए R2 के साथ में और स्मॉल r2 के साथ में, कैपिटल R1 कैपिटल R2, कैपिटल R1 स्मॉल r2, फिर स्मॉल r को कॉमन ले लेंगे तो स्मॉल r1 कैपिटल R2 और स्मॉल r1 स्मॉल r2। इस प्रकार चार प्रकार के जो है इससे युग्मक प्राप्त होंगे, जिनके मध्य संकरण करा रहे हैं हम, और संकरण कराकर F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। संकरण कराना आपको आता होगा क्योंकि हम इसे पहले भी द्विसंकर संकरण में पढ़ चुके हैं। कैपिटल R1 कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। कैपिटल R1 ये वाला पहले, फिर कैपिटल R1 ये वाला, फिर कैपिटल R2 ये वाला और फिर स्मॉल r2 ये वाला। इसी प्रकार कैपिटल R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 और कैपिटल R2, कैपिटल R1 स्मॉल r1, यहाँ पर स्मॉल r1 है क्योंकि, फिर से कैपिटल R2, फिर से स्मॉल r2, इसके बाद कैपिटल R1 कैपिटल R2 स्मॉल r2, कैपिटल R1 स्मॉल r2, यहाँ इसका और इसके बीच में संकरण हो रहा है। नेक्स्ट है देखिए इधर कैपिटल R1 यहाँ से, स्मॉल r1 यहाँ से, कैपिटल R2 यहाँ से, कैपिटल R2 यहाँ से और स्मॉल r2 यहाँ से। इसी प्रकार ये कैपिटल R1, इसी प्रकार ये कैपिटल R1 स्मॉल r1 स्मॉल r2 और स्मॉल r2। इसी प्रकार हमने यहाँ संकरण कराया, पहले कैपिटल R1 यहाँ से, स्मॉल r1 यहाँ से, कैपिटल R2 यहाँ से, कैपिटल R2 यहाँ से, कैपिटल R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल r2, स्मॉल r1 कैपिटल R2। इसी प्रकार हमने पूरा संकरण करा लिया और संकरण करा के जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ वो अनुपात क्या है, 1:4:6:4:1। अब हम ये समझेंगे ये अनुपात कैसे प्राप्त हुआ। तो देखिए ये सारे कैपिटल R1 और कैपिटल R2 है और हमें पता है ये कौन से त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है, लाल, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे रेड। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम तो तीन कैपिटल R है, 2 कैपिटल R1 1 कैपिटल R2 और एक स्मॉल r2 है, इसलिए ये कैसा होगा, गुलाबी लक्षण के लिए उत्तरदायी है अगर ऐसे विषम युग्म नजीमी अवस्था में प्राप्त हो। लेकिन 3 कैपिटल R होने के कारण ये डार्क पिंक यानी गहरा गुलाबी रंग जो है वो होगा इनका। नेक्स्ट है कैपिटल R1 कैपिटल R2 स्मॉल r1 कैपिटल R2, इसमें भी एक स्मॉल r1 है, इसलिए ये भी डार्क पिंक के लिए उत्तरदायी होगा। यहाँ हम देखेंगे कि 2 स्मॉल एक R1 R2 होने के कारण ये ओनली पिंक होगा, ये डार्क पिंक होगा क्योंकि 3 कैपिटल R है और एक स्मॉल r है। इसमें 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r है, इसलिए ये पिंक होगा। इसमें एक कैपिटल R दूसरा कैपिटल R और 2 स्मॉल r है, ये भी पिंक होगा। इसमें तीनों स्मॉल r हैं और एक ही कैपिटल है, तो ये पिंक तो प्रदर्शित करेगा लेकिन कैसा होगा, लाइट पिंक होगा। फिर से ये डार्क पिंक है, ये ओनली पिंक है, ये भी पिंक है, ये लाइट पिंक है, ये पिंक है, ये लाइट पिंक है, ये लाइट पिंक है और ये वाइट, क्योंकि सारे स्मॉल है और आप ऊपर देखेंगे संकरण में ये सफ़ेद के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार एक हमें कैसा प्राप्त होगा, लाल। 4 हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4 हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं, डार्क पिंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, 6 हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं, पिंक, 1 2 3 4 5 और 6 हमें पिंक प्राप्त हो रहे हैं। 4 हमें लाइट पिंक, 1 2 3 और 4 लाइट पिंक और एक सफ़ेद प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार त्वचा में कितने सारा वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहा है। इसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। जब एक लक्षण एक से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति। तो ये हमने आज का ये टॉपिक कंप्लीट करा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लिंग गुणसूत्र और मानव में लिंग निर्धारण। ये टॉपिक आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। आपको पता है मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होते हैं अलिंगी गुणसूत्र, एक होते हैं अलिंगी गुणसूत्र
और दूसरे होते हैं लिंगी गुणसूत्र। मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलिंगी होते हैं, यानी लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं होते, जबकि शेष 1 जोड़ी जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब नर में 44 + XY तथा मादा में 44 + XX होते हैं। मादा में दोनों समान होते हैं, जबकि नर के अंदर लिंग गुणसूत्र असमान होता है, यानी विषम सूत्री होता है। ये नर है और ये मादा है। अब इनसे युग्मक प्राप्त होते हैं जब, तो युग्मकों में आधे ही जाते हैं, तो 22 + X और आधे में 22 + Y, 22 + X, 22 + X। मादा में तो दोनों ही समान प्रकार के युग्मक होंगे, जबकि नर में आधे युग्मक X गुणसूत्र युक्त होंगे, जबकि आधे गुणसूत्र Y युक्त होंगे। जब इनमें क्रॉस होता है देखिए 44 + X, 44 + XX, 44 + XY और 44 + XY। समझ आ गया होगा। ये 22 + X, ये 22 + X, यानी 44 + XY। ये पुत्री होगी, ये भी पुत्री होगी, जबकि ये पुत्र होंगे और ये पुत्र होंगे, यानी 50% चांस है पुत्री होने के और 50% चांस है पुत्र होने के लिए। और एक और बात इम्पॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ पे पुत्री होगी या पुत्र होगा, इसके लिए मादा का कोई भी जीन उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि मादा के सदैव X गुणसूत्र ही संयोग करते हैं, जबकि नर का जो है, अगर मादा के X के साथ नर का X संयोग करता है तो पुत्री का जन्म होता है, और मादा के X के साथ यदि नर का Y संयोग करता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अतः इसके लिए मादा का कोई जीन उत्तरदायी नहीं होता, इसके लिए पूर्ण रूप से नर उत्तरदायी होता है। लिंग निर्धारण के लिए पूर्णतः मानव के अंदर नर ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसके दोनों लिंग गुणसूत्र समान नहीं होते। तो बच्चों, ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट हो गया है। कल हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। आज ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। यदि आपको इसमें कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक को आपको एक बार फिर रिवाइज़ करा दूँ, क्योंकि आगे की ओर बढ़ूँगी। तो आज के लिए इतना ही।